तो आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग इधर ये कुछ दिनों से जीडीपी के ऊपर हम लोग एक सीरीज कर रहे थे और 5-6 वीडियोज उसमें ये बने हैं और मुझे आशा है कि आपको बहुत सारी बातें ये समझ में आई होंगी। उस पे ये यानी कि दूसरे अन्य भी बहुत सारे वीडियो जो उस पे बनेंगे अभी, लेकिन उसको फॉर द टाइमिंग थोड़ा हम लोग स्टॉप कर रहे हैं और हम लोग इंडियन पॉलिटी के सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी में शायद ये 3 वीडियोस ये बन चुकी हैं। अभी हम लोग बहुत ही इनिशियल स्टेज में थे उसमें, इंडियन पॉलिटी में भी और हम लोग ये डील कर रहे थे एक्चुअली उसमें, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन में, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। तो आज उसी के ऊपर ये चर्चा को हम लोग ये कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में जो उसकी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं जो बहुत ही फंडामेंटल हैं उसके बारे में अगर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक आप उसको अच्छी तरीके से नहीं समझिएगा, तो फिर आगे चल करके जो बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न होते हैं, जिसमें बहुत ही सूक्ष्मता पूर्वक उन सवालों को देखने की जरूरत होती है और क्वेश्चंस के हिसाब से हमको अपने आंसर को फॉर्म करना होता है। वो चाहे वो सब्जेक्टिव हम आंसर लिख रहे हो या ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चंस में भी जो कॉन्सेप्ट्स पे आधारित ये क्वेश्चंस है, तो उनको बनाने में आपको सहूलियत होगी, हम लोग अगर ये फंडामेंटल्स को समझ रहे हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे ये फीचर्स हैं और बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। और सारे फीचर्स को हम लोग यानी कि 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। तो सबसे ये पहला फीचर तो हम लोगों ने यही देखा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी पहला लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये लेंदी वर्ड से बना है। हम लोग जानते भी कि हमारा जो संविधान है, हमारे देश की जो संविधान है ये बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत ही इलाबोरेट है और इसमें ये डिटेल्ड प्रोविजंस ये दिए गए हैं, जिसके के कारण हमारा जो संविधान है, बाय एनी ऑफ द स्टैंडर्ड्स इट इज द lengthiest constitution and the most comprehensive constitution of the world। पूरे संसार का ये लेंदी, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव यानी विस्तृत और सबसे इलाबोरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने आपको बताया भी था कि ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे। 395 आर्टिकल्स जो हैं ये अपने आप में छोटे मोटे फिगर नहीं है। एक तरफ आप अमेरिकी संविधान को देख लीजिए जो कि कुछ पन्नों तक और हाथ पे गिनने लायक आर्टिकल्स तक ही वो सीमित है, और दूसरी तरफ ये देखा जाए तो भारतवर्ष का जो संविधान है ये बहुत ही विस्तृत 395 आर्टिकल्स हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। और आज के डेट में आपको लगभग 450 के लगभग आर्टिकल्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मौजूद है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं, और ये बात है भी, देयर कुड बी सम रीजंस, मतलब हमारा जो संविधान है वो इतना इसको लेंदी बनाया गया, इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया, तो उसके पीछे ये कुछ ना कुछ
ये कारण रहे होंगे, उसके पीछे कुछ ना कुछ उसके ये रीजंस रहे होंगे। तो वो सब सारे रीजंस जिनके के कारण भारतीय संविधान जो है इतना विस्तृत हुआ और इतना ये लंबा चौड़ा एक डॉक्यूमेंट, एक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट के रूप में देश के सामने आया, और देश ही नहीं बल्कि विश्व के सामने ये प्रस्तुत हुआ, हमारा संविधान आया, उसके पीछे कुछ जेन्युइन कारण थे। सबसे तो पहला ये कारण था, इसको समझिए, यानी कि हम लोग अब इस चीज को देखने जा रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लेंदी हुआ, इतना कॉम्प्रिहेंसिव हुआ, उसके पीछे के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो सबसे ये पहला कारण था, आप बोल सकते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर, हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष एक देश के रूप में, हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा है ये काफी विस्तृत है, एक लंबा चौड़ा देश है हम लोगों का भारतवर्ष। यानी कि ये ठीक है कि भारतवर्ष 1947 में हमारे देश का बाइफर्केशन हुआ और पाकिस्तान जो है वो हमारे देश से वो अलग हुआ, एक नए राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का ये गठन हुआ 1947 में। लेकिन हमारे देश के बाइफर्केशन के बावजूद भी हमारा जो देश है एक सब कॉन्टिनेंट का ये साइज लिए हुए है, बहुत ही लंबा चौड़ा और ये विस्तृत देश है। और भारतवर्ष के अंदर एक और स्थिति है, हमारे देश की ये भी एक खूबी है कि हमारे देश के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न कल्चर को मानने वाले लोग, भिन्न भिन्न रिलीजन को मानने वाले लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के लैंग्वेजेस को मानने वाले लोग या उसको बोलने वाले लोग, भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषा लिए हुए लोग हमारे देश के अंदर मौजूद है। यानी हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी का नेचर ये प्लूरल है। हमारी काफी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक होमोजेनियस या वन कलर्ड ये कैरेक्टर की हमारी सोसाइटी है। हमारे देश को अगर देखा जाए तो हमारा देश एक ऐसा गुलदस्ता की भांति है, मतलब एक ऐसे ये गुलदस्ते की भांति है जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न ये कलर्स के, भिन्न भिन्न ये विन्यास लिए हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लावर्स जो हैं उस ये गुलदस्ते में मौजूद है। और किसी भी ये फ्लावर को किसी दूसरे अन्य फ्लावर के साथ किसी भी प्रकार की एनिमोसिटी नहीं है, किसी भी प्रकार का ये घृणा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सारे फ्लावर्स एक दूसरे से डिफरेंट जरूर है, अलग जरूर है, जो कि उनके अस्तित्व को एक नया आयाम देता है। लेकिन उन सारे ये फ्लावर्स के बीच में किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं है। देखिए, डिफरेंसेस का होना ये स्वाभाविक है और होना भी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर इस संसार में सारे लोग, सारे मनुष्य जो हैं, अगर एक ही ये वेशभूषा के हो जाए, एक ही जैसा उनका अपीयरेंस हो, एक ही नाम रख दिया जाए, एक ही प्रकार का ये पैंट शर्ट वो पहने हुए हैं, तो आप थोड़ा ये सोचिए, प्रैक्टिकली यानी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम लोगों को ये जीवन जीने में बहुत ही यानी कि समस्याएं आने लगेंगी। और एक समाज के रूप में भी, एक समाज के संचालन में भी ये बहुत सारे प्रकार के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। जैसे मान लीजिए किसी एक को बुलाया जाए तो सारे लोगों का नाम समान है, कोई दूसरा चला आएगा।
और दूसरा चला आएगा तो आपको जिससे मिलना है उससे मुलाकात नहीं हो पाएगी, और आप भी समझिएगा कि ये पहले वाला ही है, लेकिन वहां आया है दूसरे वाला। मतलब आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर सारे मनुष्य एक जैसे हो जाए, सारे मामलों में अगर वो एक समान हो जाए, तो प्रैक्टिकली इट वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रन द जनरल अफेयर्स रिलेटेड टू द ह्यूमन लाइफ। एक सोसाइटी को भी चलाना मुश्किल हो जाएगा। जो हमारे जीवन के, जो रोजमर्रा के जो एक्टिविटीज हैं, हमारे जीवन संचालन से संबंधित जो चीजें हैं, उन चीजों को ठीक तरीके से स्मूथली और इफिशिएंटली रन कराना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए डिफरेंसेस का होना एक बहुत ही नेचुरल चीज है, ये प्राकृतिक चीज है। इस संसार में देखिए, हम सारे लोग ये मनुष्य हैं। दैट मीन्स वी ऑल आर होमो सैपियंस। हम सारे लोग मनुष्य हैं, यानी ओरिजिनली अगर बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो हम लोग एक ही जाति को बिलोंग करते हैं, होमो सैपियंस। हमारी जो स्पीसीज है होमो सैपियंस सैपियंस। लेकिन उसके बावजूद भी, मनुष्य होते हुए भी, हम सारे लोग, यानी इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य अभी तक हुए हैं, अभी जितने मौजूद हैं और आगे जितने भी होंगे, सब में समानता नहीं पाई जाती है। हर एक मनुष्य, हर एक से, चाहे वो गुजर चुका मनुष्य हो या आने वाला मनुष्य हो, हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किसी ना किसी रेस्पेक्ट में वो अलग होता ही है, डिफरेंट होता ही है। इवन जो मोनोजाइगोटिक ये ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी अगर, यानी कि जुड़वा बच्चे जो कि मोनोजाइगोटिक हैं, अगर वो भी हो रहे हैं, तो उसमें भी ये ठीक है कि बायोलॉजिकली दे कुड बी called as from the same origin, they can have the same genetic makeup, but operationally they are different। यानी इवन मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी एक जैसा वो सिमिलर हो नहीं सकते हैं। तो डिफरेंसेस का होना स्वाभाविक है, बट व्हेन द डिफरेंसेस टर्न इनटू डिविजन्स, लेकिन जब वही डिफरेंसेस डिविजन्स के रूप में अगर वो पैदा होने लगेंगी सोसाइटी के अंदर, मनुष्य से मनुष्य के बीच में, तो वही डिविजन्स जो हैं प्रॉब्लम पैदा करेंगी। डिविजन्स अगर और ज्यादा एग्रेसिव होंगी तो फिर जाकर के ये कॉन्फ्लिक्ट्स लाएंगी, ये वाद विवाद की स्थिति बनेगी। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं तो वो जब लार्ज स्केल पे वो चीज जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स अपने नेक्स्ट लेवल पे जब जाती है, तो उससे बैटल्स ये पैदा होते हैं, और बैटल्स जो है वो अपने नेक्स्ट लेवल पे जाती है तो वॉर्स होते हैं। तो डिफरेंसेस का होना स्वाभाविक है, लेकिन डिविजन्स का होना ये बहुत ही घातक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ रहे थे, और हमें भी आज के डेट में इस चीज को समझना चाहिए कि भारतवर्ष हमारा जो देश है, ये देश एक बहुलतावादी प्रकृति का है। हमारे सोसाइटी का नेचर ये प्लूरलिस्टिक है, प्लूरल सोसाइटी है हमारी। हमारे यहां डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस जो है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारी ये विविधता है, वो विविधता किसी डिट्राइमेंटल पर्पस के लिए नहीं है,
डिविजन्स को जनरेट करने के लिए नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स को लाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं मनुष्य से मनुष्य के स्तर पे या ग्रुप से ग्रुप के स्तर पे, हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस सिंथेसाइजिंग वो प्रकृति के हैं, सिंथेटिक नेचर के हैं, और सारे ये डिफरेंसेस एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हुई, रीइंफोर्स का यहां पे पॉजिटिव सेंस है, मतलब एक दूसरे को मजबूती प्रदान करती हुई और एक यूनिट के रूप में हमारा जो देश है ये देश फंक्शन करता है। सारे लोग, हम लोग मिलजुल करके रहते हैं या रहना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का समग्र रूप से विकास हो सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, दे अंडरस्टूड इट वेरी वेल दैट इंडिया कैन नेवर बी, भारतवर्ष जो है ये कभी भी वन कलर्ड या एक होमोजेनियस सोसाइटी हमारी नहीं हो सकती है। देन वो लोग इस चीज को समझते थे कि वी हैव ए वेरी वास्ट जियोग्राफिकल एरिया, हमारे जो देश का जियोग्राफिकल एरिया है ये बहुत ही वास्ट है, बहुत ही विस्तृत है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अगर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं तो लोगों से लोगों के बीच में या समूह से समूह के बीच में किसी प्रकार का ये कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो, या अगर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो भी तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स के रिजोल्यूशन का, यानी उसके ये समाधान निकालने का हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक तरीका हो, और जो कि लॉ बेस्ड हो, कानून पे आधारित हो। तो इस कारण जिससे कि हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखा जा सके, इसको बना करके रखा जा सके, हमारे देश की एकता और अखंडता को, जिसके लिए कि ये आवश्यक था कि भारतवर्ष का जो संविधान बन रहा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे देश का सुप्रीम लॉ है, वो सर्वोच्च कानून है। तो वैसी स्थिति में इन सारे डिफरेंसेस के रिजोल्यूशन के लिए जो बेसिक ये प्रिंसिपल्स है या जो लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, कानूनी जो ढांचा होना चाहिए, उन सारे चीजों को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में, जिससे कि हमारे देश की जो भौगोलिक अखंडता है, जो हम लोगों की जियोग्राफिकल इंटीग्रिटी है, और हमारे देश का, हमारे देश के सोसाइटी का जो ये प्लूरल नेचर है, इसको इंटैक्ट रखा जा सके। हम लोग डिफरेंसेस के बावजूद भी एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में और एक प्रोग्रेसिव मैनर में हम लोग एक साथ रहते हुए, एक दूसरे के साथ सुख दुख को साझा करते हुए हम लोग अपने भी जीवन को, अपने भी इंडिविजुअल लाइफ को जी सके, और इसके साथ साथ भारतवर्ष के जो लोग हैं वो नेशन बिल्डिंग के भी प्रोसेस में, राष्ट्र निर्माण के भी वो कार्य में रचनात्मक वो कंट्रीब्यूशन वो कर सके। तो इसके लिए डिटेल्ड प्रावधान जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही उन लोगों ने रखना उचित ये समझा, जिसके के कारण आप यहाँ पे जियोग्राफिकल और कल्चरल फैक्टर्स भी आप इसको लिख सकते हो या समझ सकते हो, जिसके के कारण हमारा संविधान जो है वो डिटेल्ड हुआ। डिटेल्ड का मतलब ये विस्तृत बना, क्योंकि आप देखिए संविधान को आप अगर विस्तृत नहीं रखते हो, ये ध्यान देने वाली बात है, यहां थोड़ा फोकस कीजिएगा मेरे पॉइंट पे। इफ यू आर नॉट मेकिंग योर कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉम्प्रिहेंसिव वन और ए डिटेल्ड वन, then it would mean that you are giving more discretionary power to the judiciary, जैसा कि अमेरिका में हुआ है। अगर आप अपने संविधान को बहुत ज्यादा विस्तृत अगर नहीं बना रहे हो,
डिटेल्ड अगर उसमें ये प्रोविजंस को नहीं दे रहे हो, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का भी अगर मेंशन, उसका प्रावधान अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन को आपने बहुत ही अगर छोटा रखा है, केवल मूलभूत बातों का ही उसमें उल्लेख किया गया है, तो जैसा कि अमेरिका में हुआ है, जो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारतवर्ष के कॉन्स्टिट्यूशन की तुलना में बहुत ही छोटा है। 7-8 आर्टिकल्स उसके अंदर मौजूद है, बहुत ही छोटा संविधान है, और इतनी बड़ी कंट्री वहां पे रन कर रही है ये संविधान के यानी के अनुसार। तो देखिए, अगर आप संविधान को छोटा रखिएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर छोटा रखिएगा, डिटेल्ड बातों का अगर उल्लेख उसमें नहीं किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो जुडिशरी है वहां की, जो न्यायपालिका है उस कंट्री की, चूंकि न्यायपालिका को ही इस चीज की जिम्मेवारी सौंपी जाती है, इस प्रकार के राज्य में या इस प्रकार के देशों में जहां पर कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो जुडिशरी को ही यह जिम्मेवारी सौंपी जाती है कि वो इस चीज को सुनिश्चित करे कि जो देश का शासन और प्रशासन जो हो रहा है वो संविधान सम्मत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संविधान के अनुकूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ा ये समझिए, यही सब ये लॉजिकल बातें हैं, और यहीं पे हम लोग दूसरे अन्य लोगों से डिफरेंट हैं। एक एक चीज पे हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन को छोटा कर दीजिएगा, कम से कम उसमें ये प्रावधानों को रखिएगा, तो जुडिशरी के पास ऑटोमेटिकली जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है, डिस्क्रिशनरी पावर का ये अर्थ हुआ कि जो जुडिशरी के पास जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, वो विवेकाधीन शक्तियां यानी कि जुडिशरी की डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो ऑटोमेटिकली इनहांस कर जाएगी, मैग्नीफाई कर जाएगी, जिसके के कारण जुडिशरी जो है वो हावी हो जाएगी दूसरी अन्य संस्थाओं के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर भी यानी विधायिका के ऊपर भी वो हावी हो जाएगी, और एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी वो बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी। ऐसी संभावना ये बन सकती है जहां पर का कि संविधान छोटा हो। लेकिन हम लोग जैसा कि जानते हैं कि स्टेट के जो तीनों ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि लेजिस्लेचर यानी विधायिका, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, तो इन तीनों ही ऑर्गन्स के बीच में एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति होनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस का यह अर्थ हुआ कि कोई भी संस्था, वो चाहे जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, वो यानी कि बहुत ही ज्यादा वो एग्रेसिव या डोमिनेंट ना हो जाए दूसरे अन्य संस्थाओं के ऊपर, अपने अधिकारों का दुरुपयोग वो ना करने लगे। क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा, अगर कोई एक संस्था ये दूसरे के ऊपर हावी होने लग जाएगी, जैसे आज की परिस्थिति में आप देख लीजिए भारतवर्ष में हमारे यहाँ सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हमारी ये केंद्रीय सरकार है, यानी कि माननीय ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये बहुत ही प्रचंड बहुमत से, यानी कि लोकसभा में उसका बहुत ही प्रचंड बहुमत है, तो लेजिस्लेचर में यानी कि लोकसभा में प्रचंड बहुमत है। तो वैसी स्थिति में आप देखिएगा जो एग्जीक्यूटिव है ये बहुत ही ज्यादा आज के टाइम में डोमिनेंट हो गई है हमारे लेजिस्लेचर के ऊपर। यानी कि लोकसभा में तो डोमिनेंस की स्थिति है ही, ये समझिए ओवर डोमिनेंस की स्थिति है, और राज्यसभा में भी आप ये चले जाइए
तो जब से ये सरकार बनी है उसके बाद से राज्यसभा में जो विपक्ष है हमारे देश का ये कमजोर होते चला जा रहा है, और जो एनडीए है, मतलब जो ये प्रेजेंट ये गवर्नमेंट है, उसका ये दबदबा जो है राज्यसभा में भी ये बढ़ रहा है। यानी कि संसद के दोनों ही सदनों में जो पॉलिटिकल पार्टी या जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन सत्ता में है उसका यानी ओवर डोमिनेंस जो है ये होते चला जा रहा है संसद के दोनों ही सदनों में। तो जहां ओवर डोमिनेंस की स्थिति होती है तो निश्चित रूप से जो एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूटिव हावी हो जाएगा लेजिस्लेचर के ऊपर, यानी कि विधायिका के ऊपर, और वैसा हो रहा है हमारे देश में। अब इसमें मैं ये नहीं आपको बोल रहा हूं कि अच्छा है कि बुरा है, ये आपको डिसाइड करना है कि अच्छा है कि बुरा है। केवल मैं इतना बोल रहा हूं कि जो ये तीनों संस्थाएं होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों ही संस्थाओं में एक बैलेंस की स्थिति होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस की स्थिति होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई एक संस्था ओवर डोमिनेंट हो रही है या अगर बहुत ही ज्यादा अगर वो यानी असर्टिव हो रही है, तो दूसरी भी संस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए जिससे कि इसके ऊपर लगाम लगाया जा सके। क्योंकि अगर ये बैलेंस है, ये बैलेंस अगर ये शासन के उच्चतम स्तर पे अगर ये बैलेंस ये बिगड़ गया, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो हाईएस्ट लेवल पे जो एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति पाई जाती है, अगर वो चीज ये बिगड़ गई तो इसमें नुकसान जो है ये पूरे देश का है। और आप देखिए जब यानी आपको एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा हावी हो जाती है सॉरी तो एग्जीक्यूटिव अगर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो फिर वहां पे जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका भी वो थोड़ा वो यानी उसके भी ये प्रभाव में ये कमी आने लगती है। यानी ऑल इन ऑल एग्जीक्यूटिव जो है वो सारे ऑर्गन्स को वो लीड करने लगता है, उसके ऊपर ये डोमिनेंट हो जाता है। तो यहां केवल एग्जीक्यूटिव की बात नहीं है, कोई भी संस्था, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, अगर वो ओवर डोमिनेंट हो रही है दूसरी अन्य संस्थाओं के ऊपर, तो ये किसी भी देश के लिए ये घातक होता है। तो जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर छोटा है, बहुत ही कम प्रावधान उसमें दिए गए हैं, तो ऑटोमेटिकली जो वहां की जुडिशरी होती है वो जुडिशरी जो है ये डोमिनेंट हो जाती है। यानी जुडिशरी के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन जो शक्तियां हैं, ये बढ़ जाती हैं। भारतवर्ष में इस स्थिति से भी ये बचने का प्रयास किया गया है। और किस रूप में किया गया है? तो इस रूप में किया गया है कि संविधान को ही इतना विस्तृत बना दो, संविधान को ही इतना डिटेल्ड बना दिया जाए, सारे ये प्रावधानों का उल्लेख संविधान में ही ये कर दिया जाए, जिसके लिए कि कोई शक या शुबहा की गुंजाइश जो है ये कहीं ना बचे, या अगर बचे तो ये कम से कम बचे। और शासन के जो तीनों ऑर्गन्स है, स्टेट के जो तीनों ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ही ऑर्गन्स अपने अपने कार्य क्षेत्र को समझे, अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे और संविधान के अनुसार वो वर्क करे। संविधान में ही ज्यादा से ज्यादा ये प्रावधानों को दे देने की कोशिश की गई है, जिससे कि जुडिशरी के ऊपर बहुत ही ज्यादा जो निर्भरता है, यानी कि जुडिशरी के पास आवश्यकता से अधिक
विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर्स उसके पास ना हो। क्योंकि अगर जुडिशरी के पास अगर डिस्क्रिशनरी पावर अगर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा तो वैसी स्थिति में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो पावर्स या उनके जो ज्यूरिडिक्शंस होने चाहिए उसके ऊपर एक प्रकार का क्या होगा, ये ट्रांसग्रेशन होगा, यानी कि एक प्रकार का यानी हस्तक्षेप होगा। तो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्शियसली इन बातों को समझा कि नो, ऑल ऑर्गन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, बिकॉज legislature, the main work of the legislature is to make laws. And law making is a very important function of the state. कानून को ये बनाना जो है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, और इसमें कोई बहुत ही ज्यादा इंटरफेरेंस जो है वो किसी अन्य संस्था का नहीं होना चाहिए। क्यों? कि कानून उनके द्वारा बनाया जा रहा है देश के अंदर जो कि लोगों के विल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों की इच्छा शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लोगों की जैसी इच्छा है उस हिसाब से लेजिस्लेचर जो है ये कानून बनाए, संवैधानिक दायरे के अंतर्गत रहते हुए ये लेजिस्लेचर का अनफेटर्ड राइट है और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। ठीक उसी प्रकार से द एग्जीक्यूटिव इज मीन टू इंप्लीमेंट द लॉज, यानी कि जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कार्य है कि जो कानून बने हैं उन कानूनों को इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करना, उनको लागू करना। और कानून को लागू करना ये अपने आप में एक प्रोफेशनल एक्टिविटी भी है, टेक्निकल एक्टिविटी भी है, और इसके साथ साथ स्टेट का यानी कि जो राज्य है या कोई भी ये देश है तो स्टेट के पास जो शक्तियां होती हैं जो पावर्स होती हैं उन पावर्स का सबसे मैनिफेस्टेड रूप जो है अगर वो कहीं स्पष्ट होता है तो वो एग्जीक्यूटिव ये पावर में स्पष्ट होता है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर सरकार की गतिविधियों, सरकार की शक्तियों को देख करके ही लोग ये समझते हैं या उनको ऐसा ये फील होता है कि हम लोग एक व्यवस्था के तहत ये रह रहे हैं। और जुडिशरी का जो प्रमुख कार्य है वो है ये एडजुडिकेशन, न्याय निर्णयन, यानी कि कानून की व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करने के पश्चात जो उचित है और जो अनुचित है, यानी कि जो कानून सम्मत है, जो संविधान सम्मत है, उस हिसाब से अपनी ये व्यवस्थाएं देना। और जितने भी प्रकार के डिस्प्यूट्स पैदा हो रहे हैं कंट्री के अंदर, वाद विवाद की जो स्थिति पैदा हो रही है लोगों से लोगों के बीच में या लोगों से स्टेट के बीच में या एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ, किसी भी प्रकार के अगर वाद विवाद की स्थिति पैदा हो रही है तो चूंकि हमारे देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है तो कानून के शासन के हिसाब से यानी कि लॉ के हिसाब से उन सारे मामलों का एडजुडिकेशन करना, न्याय निर्णयन ये करना और कानून की व्याख्या करना, ये जुडिशरी का काम है। और हमारा संविधान इन चीजों को अच्छी तरीके से ये समझता है कि ये सारे कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, ये तीनों ही कार्य अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेक एंड बैलेंस ये जरूर होना चाहिए। मतलब ये चेक एंड बैलेंस का ये अर्थ हुआ कि कोई भी एक संस्था इतनी हावी ना हो जाए पूरी व्यवस्था के ऊपर कि ये पूरा जो शक्तियों का संतुलन है देश के अंदर वहीं बिगड़ जाए, नहीं। लेकिन ये भी सुनिश्चित
किया जाना आवश्यक है, और संविधान इस चीज को सुनिश्चित करता है हमारे देश के अंदर कि हमारे देश के अंदर जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं और उन संस्थाओं का अपना जो ज्यूरिडिक्शन है, उनका जो क्षेत्राधिकार है, और इसके साथ साथ उनको जो अथॉरिटी प्रदान की गई है, जो उनको अधिकार दिए गए हैं, ये कानून के हिसाब से, कानून की तरफ से उन अधिकारों का, अपने अथॉरिटी का, वो सब सारी संस्थाएं जो है वो जिम्मेवारी पूर्वक और कुशलता पूर्वक उन सारे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का वो निर्वहन कर सके। भारतीय संविधान इस भी चीज को देखता है, इस भी चीज को ये ध्यान में रख करके हमारे संविधान के अंदर ये प्रावधान दिए गए जिसके के कारण हमारा जो संविधान है वो इतना ये विस्तृत हुआ है। आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही आपको, देखिए हमने शुरू में ही बोला था कि रटने से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कुछ आर्टिकल्स को रट लीजिएगा एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन IAS, और उसके बाद से कुछ आर्टिकल्स को रट करके और आप इस चीज का ये ड्रीमिंग स्टार्ट कर दीजिएगा कि हम IAS हो जाएंगे, देन ये दैट वुड बी ओनली पाइप ड्रीमिंग। इसी को ये फैंटेसी बोलते हैं। तो दैट वुड बी ओनली हाँ, आप IAS बन सकते हैं जरूर, हंसने वाली बात नहीं है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। अपने इमेजिनेशन में यानी फिक्शियस मैनर में आप IAS या बड़े बड़े पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं, अपने अपने ड्रीम्स में होल्ड कर सकते हैं। बट यू नो इट वेरी वेल दैट देयर इज ए वेरी फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स which are happened in your dreams and the things which are happened in your real life, in your practical life। बहुत ही इसमें मूलभूत अंतर होता है, क्योंकि ड्रीम्स का मतलब क्या है? सोचते रहो, जस्ट ये फैंटेसी है, योर वाइल्ड इमेजिनेशंस, अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशंस। और आपके जो अनकंट्रोल्ड और वाइल्ड इमेजिनेशंस हैं, they have not to do anything with the ground realities, but when you will start seeing the things in the right perspective, जब सही पर्सपेक्टिव में आप चीजों को देखना ये शुरू कीजिएगा, and when you will start making fine distinction between the dreams and the realities, then you will understand the value of concepts। और इस चीज को अपने दिमाग में ये डाल लीजिए, अभी से दिल और दिमाग में डाल लीजिए कि without having conceptual clarity of your subjects, of your all subjects, that means the subjects which have to be read for the preparation of your examinations, of your competitive examinations, अगर उसमें आपको conceptual clarity नहीं है, then there is no any way, it is almost impossible to be selected in the competitive examinations। It's not possible at all। ये बात ये समझ लीजिए, क्योंकि आप जिस पोस्ट के लिए एस्पायर करते हो, जिस पोस्ट के लिए आपकी आकांक्षा है, जिस पोस्ट को ये प्राप्त करने की इच्छा है, तो उसका जो एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशंस को इस प्रकार से, उनके ये क्वेश्चंस को या पूरे एग्जामिनेशन के ये प्रोसेस को इस प्रकार से फॉर्म किया जाता है जिससे कि आप जिस पोस्ट को होल्ड करने जा रहे हैं, तो उस पोस्ट को होल्ड करने से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट्स है,
जो भी नीड्स हैं, उन सारे नीड्स को आप ये फुलफिल करें। ये बात समझिए। जनरली पीपल थिंक दैट if he or she wants to be an IAS, then they just start, मतलब वो पढ़ना केवल स्टार्ट कर देते हैं 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा। और आजकल तो ये एक अजीब सी बात हो रही है मैं यूट्यूब में देख रहा था और दूसरे लोग ये यानी कि ये पढ़ रहे हैं यूट्यूब में और उसको ये लाइव चला रहे हैं। मतलब ये पागलपन की भी हद होती है। तो बात ही हमको नहीं समझ में आई, उसको लाइव चला रहे हैं। क्या मतलब है इसका भाई? अजीब अजीब प्रकार के, मतलब यानी अजीब अजीब प्रकार के लोगों की एक्टिविटीज है, बात ही नहीं समझ में आती। ये बात ये सुन लीजिए, ये पूरा का पूरा ये प्रोसेस, खास करके यूपीएससी जैसा एग्जाम है या जितने भी हायर एग्जाम्स होते हैं, आप जिस ढंग से चलते हो उसका उल्टा आपको चलना पड़ेगा। आप पहले सोचते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रिपेयर फॉर द पीटी एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी टेस्ट, एंड देयर आफ्टर आई विल ये प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, and thereafter I will prepare for the interview। आप क्या सोचते हो कि इंटरव्यू मतलब आप अपनी ये पर्सनालिटी में जो ये चेंज है, सोचने का जो ढंग है आपका, इसके अंदर जो ये चेंज है, ये चेंज आप कुछ घंटों में या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ये ला सकते हो? ये पॉसिबल नहीं है। तो शुरू से जो ओरिएंटेशन होता है, मतलब आपको पहले ये मानसिक रूप से ये तैयार होना होगा इसके लिए। अब बात को समझिए, यानी कि एक तो जो लड़ाई है वो बाहर हो रही है और एक जो लड़ाई है वो आपके अंदर हो रही है। बाहर की लड़ाई को आप उस समय तक नहीं जीत पाओगे जब तक कि आप अपने अंदर की लड़ाई को नहीं जीत रहे हो। और अंदर की जो लड़ाई है, जो आपके डाउट्स है, जो आपके कंफ्यूजन्स है, आपके अंदर जो इफ बट्स ये सब की जो स्थिति बनी हुई है, ये जब तक पूरी तरीके से ये होगा तो वो हो जाएगा, वो कर लेंगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसको जब तक आप पूरी तरीके से अपने अंदर से खत्म नहीं करोगे, तब तक जो सोचने का जो ढंग होता है, उस सोचने के ढंग में किसी भी प्रकार का मूलभूत परिवर्तन जो है वो आपके अंदर नहीं आ सकता है। आपकी पर्सनालिटी ही उस ढंग से, आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है, जो आपका मेंटल सेटअप है, जो आपकी पर्सपेक्टिव है, वो उस ढंग से टोन्ड ही नहीं हो पाएगी कि आप इस एग्जाम को फेस कर सको। आप ज्यादा से ज्यादा ये पीटी निकाल लोगे, मेंस में फंस जाओगे। खुदा न खास्ते अगर हालांकि ये मेंस अपने आप में ये बहुत ही एक वो डिमांडिंग और ये चैलेंजिंग वो एग्जामिनेशन है। मेंस में वही लोग ये क्लिक कर सकते हैं जिन लोगों के अंदर कुछ हो। अब क्या कुछ हो, एक दिन इसी के ऊपर हम ये यानी कि वीडियो बनाएंगे। धीरे धीरे कुछ टाइम का अभाव भी हो रहा है, लेकिन फिर भी खैर इतना आप ये जरूर समझिए कि मेहनत तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आपका जो माइंडसेट है, आपका जो सोचने का ढंग है, चीजों को देखने का जो नजरिया है, वो नजरिया बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और अपने आप में मतलब यूनिक होना चाहिए। जब वो नजरिया आपके अंदर डेवलप होगा तो आप एक ही चीज को, यानी कि अब जैसे मान लो कि कोई ये टेक्स्ट दिया है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही कोई चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं,
तो आप किसी अन्य ने पढ़ा किसी दूसरे माइंडसेट से, और आप ही उसको ये दूसरे नजरिए से पढ़ लीजिएगा। तो ये सब जो सारी चीजें हैं, ये सब चीजें सिखाई नहीं जा सकती हैं किसी को। आप बात समझिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स कितने होते हैं ये बताया जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये फैक्ट्स हैं ये बताया जा सकता है। जो उसका डेलिबरेटिव पार्ट है उसके बारे में डिस्कशंस हो सकती हैं, उसका एनालिसिस हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी एक अंडर करंट होता है, वो आपकी अपनी चीज है। वहां पे हम लोग ये कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप ये 99 रुपये वाला कोर्स कर रहे हो, या 6,999 वाला कोर्स कर रहे हो, या 2 लाख रुपए वाला कोर्स कर रहे हो, या 5 लाख रुपए वाला ये कोर्स कर रहे हो, यहां पे कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकता। यहां पे आप ही को कुछ करना होगा। तो इसीलिए आपको ही इसमें स्टेप लेना है। हम लोग कैटलिस्ट ये जरूर हो सकते हैं। खैर, इसके ऊपर ये डिस्कशन ये जारी रहेगा। तो आज हम लोगों ने ये जियोग्राफिकल और कल्चरल फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया। टाइम कुछ ये ज्यादा हो चला है। कोशिश होगी कि कल फिर, कोशिश क्या होगी, मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूंगा कि कल इंडियन पॉलिटी पे फिर से एक लेक्चर अपलोड हो, और होगा। धीरे धीरे ये चीजें और ये मोमेंटाइज होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो ये लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप करें। अगर नहीं अच्छी लग रही हो तो आपके ऊपर है, आप जैसा सोचे वो करें। तो आपने ये ध्यानपूर्वक इन बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग ये पढ़ें, दिमाग से वो क्लियर रहें, कंफ्यूजन्स ना हो आपके अंदर। अपने आप को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। अपने आप को लेकर के अगर आप ये कंफ्यूज्ड हो गए तो फिर कंफ्यूजन्स आपके जीवन में होते चले जाएंगे, और अल्टीमेटली बहुत ही मेसी सिचुएशन आपके लाइफ में ये क्रिएट हो जाएगा। और जहां पर यानी कि कंफ्यूजन्स है वहां इग्नोरेंस है, और जहां इग्नोरेंस है वहां पे एक ही लाइन में बोला जाए ये दुख है। तो दुख से बचना है, सुख की तरफ आगे बढ़ना है। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत ये धन्यवाद।